सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, तो उसमें क्या क्या आता है? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या? सर हार्ट, बताएं भाई। लंग्स, बॉडी पार्ट। हार्ट, आर्टरीज, वेन, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड लिवर। वेसल्स, आर्टरीज सब उसी में आ गया। आर्टरीज सब उसी में आ गया। ब्लड वेसल्स हो गया, हार्ट हो गया, और एक और चीज सर थी। लंग्स 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 सर लंग्स। लंग्स कैसे आएगा भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में? ब्लड एंड ब्लड लिवर। आएगा। ब्लड, ब्लड। ठीक, चलिए देखिए आ गया ये रहा। ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी कल कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कह दें या हम क्या कह दें? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कह दें या हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह दें। क्या क्या है उसमें? पहली चीज हमारी क्या है? ब्लड। उसके बाद ब्लड वेसल्स, और उसके बाद हार्ट। ठीक है भाई, तो ब्लड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड के साथ हम एक और चीज की बात करेंगे, दैट इज लिम्फ। ठीक है, ब्लड के साथ हम किसकी बात करेंगे? लिम्फ की। और वेसल्स में हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे और लिम्फ वेसल्स की बात करेंगे। ठीक, और लास्ट में क्या आ जाएगा? हार्ट। ठीक, तो ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में क्या क्या आता है? ब्लड में क्या क्या आता है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ब्लड में क्या क्या आता है? ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं? WBC, आरबीसी, RBC, प्लाज्मा, गुड, वेरी गुड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट। प्लेटलेट्स। ठीक, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ठीक, तो इनकी जरा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। गुड, वेरी गुड। आरबीसी को ही हम क्या कह सकते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, तो ये सब विजिबल है, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है भाई? यस सर, गुड, वेरी ठीक। सो आरबीसी को ही हम क्या कहते हैं? एक और नाम क्या हम देते हैं इसको? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। देन उसके बाद आरबीसीज के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो आरबीसीज में क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाला पॉइंट अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या कि मैच्योर आरबीसीज में, मैच्योर आरबीसीज में, ये वाला पॉइंट, मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर ए न्यूक्लिएटेड। बात समझ में आ रही है? जो मैच्योर सेल होता है आरबीसी का, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज ए न्यूक्लिएटेड। क्लियर है भाई? यस सर, गुड, ठीक है। इसके शेप की भी हम बात कर लेते हैं। वैसे ये सारी बातें हम दोबारा करेंगे जब हम सेल का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल के चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर जहां पे आएगा, तो सेल स्ट्रक्चर में अगेन हमें वहां पे सेल के शेप्स वगैरह स्टडी करने हैं। ठीक है, तो आरबीसीज का अगर हम शेप देखें तो किस तरीके का होता है? बाई कॉनकेव डिस्क शेप। बाई कॉनकेव डिस्क शेप। ठीक है, तो देखिए आरबीसी का शेप किस तरीके का होता है? आरबीसी कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जिस तरीके का शेप होता है उसका, तो यहां पे अगर हम देख सकते हैं तो ऊपर नीचे से ये कैसा शेप है? ऊपर नीचे से ये कैसा शेप है? कॉनकेव टाइप का शेप है। ठीक, कॉनकेव टाइप का शेप है, ये दिख रहा है। तो यहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके यहाँ पे बाइंड होता है, यहाँ पे ऊपर नीचे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके वो यहीं पे बाइंड होता है। ठीक है, इसीलिए ये इसका इस तरीके का शेप है। ये फ्लैट क्यों नहीं है? ठीक है, फ्लैट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर फ्लैट होगा तो वो ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें कॉनकेव शेप होता है ताकि ये ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई कर पाए। ठीक है, तो इसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, कोई बता सकता है? एक आरबीसी के मॉलिक्यूल में, एक आरबीसी का मॉलिक्यूल, एक आरबीसी का सेल, वन आरबीसी कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? 1 to 4। 1 to 4। और कोई आंसर? और कोई आंसर भाई? सबका ये आंसर है?
सबका यही आंसर है भाई? एक आरबीसी का मॉलिक्यूल, मैंने पूछा एक आरबीसी का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, एक आरबीसी का सेल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? 1 to 4। देखें भाई, ये गलत है। ठीक, गलत क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मैंने बोला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन गैस O2। ठीक, ये जो 1 to 4 की बात है, ये क्या है? ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स O। ऑक्सीजन एटम होता है O और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, ऑक्सीजन गैस भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और ये क्या है? ऑक्सीजन का एटम। ठीक, तो एक आरबीसी का मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। एक आरबीसी का सेल दो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स आ गए ऑक्सीजन के। क्या मतलब है इस बात का? एक O2 और दूसरा O2। ठीक, यस सर। तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो गए? 2 4 हो गए। सॉरी 4 यस। ठीक है, एटम्स की बात कर रहा हूँ। एटम्स कितने हो गए? 4 हो गए। मॉलिक्यूल्स अगर दो हैं तो एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि दो एटम है तो दो मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 4 एटम होंगे। तो ये 1 to 4 जो है ये क्या है? ऑक्सीजन के एटम्स है। बट अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है तो फिर वो कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यस सर। कोई डाउट इसमें? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। साइटोप्लाज्म ऑफ दीज ब्लड सेल्स इज रिच इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमें पता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? O2 Red pigment है। रेड कलर का पिगमेंट होता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करता है सर ये। हाँ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वेरी गुड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, किसने बताया? सर अफनान। अफनान, गुड, वेरी गुड। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और इसमें एक मेटेलिक एलिमेंट होता है। वो मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? Iron. आयरन। गुड, वेरी गुड। आयरन आयरन। इसमें जो मेटेलिक एलिमेंट होता है वो क्या होता है? आयरन। ठीक, इसी तरीके से एक और शायद मैंने क्वेश्चन पूछा हो, या मुझे ध्यान नहीं मैंने पूछा। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में भी एक मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है? Magnesium. मैग्नीशियम। वेरी गुड। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और क्लोरोफिल क्या है? वो भी एक पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट है। और हीमोग्लोबिन भी एक कलर्ड पिगमेंट है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, दैट बाइंड ऑक्सीजन रेडियली। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल आल्सो इंपार्ट्स रेड कलर द ब्लड सेल। ठीक है, टू द ब्लड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स इसमें होते हैं, which gives us stability, ठीक है, and ability to deform under stressful conditions. Next देखते हैं, in humans the red blood cells are devoid of any cell organelle. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि जो मेच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो ए न्यूक्लिएटेड होता है। और अगर वो ए न्यूक्लिएटेड है तो फिर वो किसी न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सेल को कंट्रोल करना, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको कंट्रोल करना। अगर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो फिर वहां पे जो ऑर्गेनल्स हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। इसीलिए आरबीसी में क्या होता है? कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि वहां पे कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एंड इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ सैक ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम आरबीसी को समझ सकते हैं, आरबीसी क्या है? बस एक कलेक्शन है। किसका? हेमोग्लोबिन का कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सर पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। ठीक है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे एनर्जी डेसिपेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई एनर्जी डेसिपेशन नहीं हो सर रहा निकलिया नहीं का तो ये तो ज्यादा मतलब टिक नहीं पाएगा ना तो। है। नहीं, अगर क्यों नहीं टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि ये मतलब बहुत जल्दी बनता है ना मेड क्विकली। हाँ, तो उसका लाइफ स्पैन होता है ना। अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पे। ठीक है, लाइफ स्पैन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बना और डिस्ट्रॉय हो गया, लाइफ स्पैन होता है उसका भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो में। और बोन मैरो में भी रेड बोन मैरो में, बोन मैरो में भी रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है क्या? आरबीसी। ठीक है भाई, एक इसका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत
पॉपुलर क्वेश्चन है कि कितना होता है ये 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है किसका, आरबीसी का, ठीक है, बिफोर दे आर रिसाइकल्ड इन द मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या है, मैक्रोफेजेस एक जगह है जहां पे उनको बनाया जाता है आरबीसी को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इन द 120 डेज, इन द 120 डेज। अच्छा एक बात ये बताएं, एक बात ये बताएं भाई, ये तो चलिए पता चल गया कि बोन मैरो आरबीसी बनता कहाँ है, कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है। ठीक है, और इसका लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज का लाइफ स्पैन है। ठीक, तो ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है जाके, स्प्लीन में सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीन, स्प्लीन, और स्प्लीन में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, इसीलिए स्प्लीन को एक और नाम दिया जाता है क्या, ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी। वेरी गुड। अफनान ने बताया अभी, नहीं सर, अर्श ने। अर्श, गुड, वेरी गुड। ग्रेवयार्ड ऑफ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलिए अगला देखिए, in the 120 days that the RBC are alive, it must perform the function of delivering oxygen from lungs to all the peripheral tissues in the body. It must also assist in the synthesis of ATP molecules, and last but not least, RBC must collect carbon dioxide generated in the peripheral tissue and return it back to the lungs. ठीक है भाई, सिंपल सा टास्क है जो आप सब लोगों को पता है। आरबीसी क्या काम करता है, ऑक्सीजन को लेता है, पहुंचाता है बाकी ऑर्गन्स तक, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है ऑर्गन से, ऑक्सीजन देता है उनसे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक है, और फिर बाद में उसको दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा से ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। अगला देखते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स क्या है, वही आरबीसी, सर्व एज मेजर क्लिनिकल डायग्नोसिस क्यूज। द चेंज इन द साइट्स, हाँ ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, चेंज इन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप कैन बी इंडिकेशन ऑफ अ सीरियस पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब भी किसी डॉक्टर को कोई डिसीज डिटेक्ट करनी होती है, वो सबसे पहले क्या करवाते हैं, एक सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, एक सीबीसी ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट कहते हैं। ठीक, जिससे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट कितना है, वो उसका शेप कैसा है, काउंट डिस्टर्ब हुआ नहीं हुआ, शेप डिस्टर्ब हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है, अगर कोई भी उसमें सीबीसी में कोई भी रिपोर्ट, अगर एबनॉर्मेलिटी अगर शो हो रही है उसकी रिपोर्ट में, तो मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ठीक है, ये डेटा है कि स्टैंडर्ड आरबीसी का काउंट जो है वो क्या होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 4.3 टू 5.9 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेन का है, विमेन का क्या है, 3.5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक, मेन और विमेन का है। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं 4.5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स फ्रॉम स्टेम सेल्स इन बोन मैरो इज रिफर्ड टू एज, हाँ, इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, आरबीसी का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, ये एक डिजीज है, ठीक है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया नाम सुना होगा भाई, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, एनीमिया, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया, ये कुछ डिजीजेज हैं जो कि क्या होती हैं, आरबीसी के डिसफंक्शनिंग से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द डिजीजेस रिलेटेड विद द डिसफंक्शनिंग ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का या तो शेप चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर उसका अमाउंट कम हो जाए, हीमोग्लोबिन का अमाउंट आरबीसी में कम हो जाए। ठीक है, इन सब चीजों से क्या होता है, ये सब अलग अलग डिजीजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, गुड। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। तो आरबीसी क्या था हमारा, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी हमारा क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, दीज आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम which is mainly responsible for protecting and fighting against invading pathogens. ठीक है, मेन काम इनका क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये एक हार्मोन होता है जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है, क्या काम होता है इसका, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो फंक्शन हमें प्राइमरी फंक्शन इसका पता ही है, ये मेन इसका प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो क्या है, ऑन एन एवरेज द टोटल काउंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन एवरी माइक्रोलीटर।
ठीक है। एवरी माइक्रो की अगर हम बात करें तो माइक्रो लीटर कितना होगा, माइक्रो कितना होता है, 1 माइक्रो, ठीक है। 1 माइक्रो लीटर की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है बताएं, 1 माइक्रो लीटर कितना होता है, 10⁻³ मिलीमीटर। -3 मिलीमीटर, मिलीमीटर कहा आपने, मिलीलीटर होगा इस केस में, 10 की पावर -3 मिलीलीटर, यही कहना चाह रही है, Yes, sir. ठीक है। तो 10 की पावर -3 मिलीलीटर हम कह सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि लीटर्स के टर्म्स में कितना होगा, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, ठीक है भाई। क्योंकि मिलीलीटर ऑलरेडी क्या होता है, 10 की पावर -3, और ऊपर से आपने और 10 की पावर -3 लगा दिया, तो वो टोटल क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 लीटर ब्लड में, 1 माइक्रो लीटर ब्लड में, ठीक है, इट रेंजेस बिटवीन 4 and 11,000 and a healthy person will produce 80 to 100 billions of white blood cells every day, ठीक। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, इट रेंजेस बिटवीन 13 to 20 days, ठीक। व्हाइट ब्लड सेल्स आर व्हाइट इन कलर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम पड़ा है व्हाइट ब्लड सेल्स, हेंस दे आर कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। These blood cells are categorized into granulocytes and agranulocytes, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि WBCs को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। अब ये ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं, ये सिंपल से WBC के वो टाइप्स हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और नहीं होते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, याद होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा होगा कि ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रफ और एक होते हैं स्मूथ, स्मूथ। ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सर रफ होता है Gran- आउटर पे राइबोसोम के, स्मूथ होता है अंदर। हाँ, रफ बेसिकली क्यों कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और सरफेस पे प्रेजेंट होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, वो रफनेस प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। और स्मूथ को हम टर्म स्मूथ क्यों दी गई है उसको, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है, ठीक। किसी के सरफेस पे कोई कुछ भी ना हो तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, ठीक है, तो वो स्मूथ होगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, इस तरीके से कि ग्रैन्युलोसाइट्स में कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में वो देखने को नहीं मिलते, ठीक है। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स, और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, क्लासिफाइड मेनली ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो क्या है, दीज आर टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड विद प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है, वही चीजें सिंपल सी कि ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है, बस ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, ये बेसोफिल्स, ईसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और इनके भी फंक्शंस क्या है, इनके टाइप्स क्या है, और इनका काम क्या होता है, कब तक इनका लाइफ स्पैन है, वगैरह वगैरह, उतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर आगे की स्टडी हो जाएगी। आगे क्या है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक। ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है, बस वो WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो क्या हो गए, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। दे आर द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स विद एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये कौन से हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसीलिए कई बार सुना होगा कि लोग WBC को ल्यूकोसाइट्स कहने की बजाय क्या कह देते हैं, लिम्फोसाइट्स कह देते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं लोग, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट्स भी तो WBC ही हैं, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, लिम्फोसाइट्स भी क्या है, एक तरीके के WBC हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, प्लेटलेट्स पे आ जाते हैं, ठीक।
अब हमने आरबीसी देख लिया, डब्ल्यूबीसी देख लिया, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, क्या टर्म Thrombocytes. है? गुड, वेरी गुड, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को क्या टर्म दी जाती है? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स दैट फॉर्म क्लॉट्स ओवर द इंजरी thereby stopping द ब्लीडिंग, ठीक है। ये एक इनका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन इनका क्या है? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं कौन? प्लेटलेट्स। ये एक इनका मेजर फंक्शन है। These blood cells are produced in bone marrow, ठीक है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, एंड appear as small disc shaped colorless fragments without a nucleus, ठीक। बात समझ में आ रही है? जैसे आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं था, उसी तरीके से प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, अगर हम शेप की बात करें, अगर हम सॉरी शेप कह रहा हूं, साइज की अगर हम बात करें, साइज की अगर हम बात करें, तो साइज में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को अगर हम कंपेयर करें तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है? प्लेटलेट्स। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, भाई प्लेटलेट्स तो बोले नहीं मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी। बताएं भाई, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर आरबीसी, क्योंकि सर क्या इसमें है आरबीसी? लिमिटेड, सर डब्ल्यूबीसी में लिमिटेड रहता है ये। आरबीसी क्या है, बड़ा है छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। डब्ल्यूबीसी छोटा है, आरबीसी बड़ा है, ठीक है। सबका यही, और किसी का कुछ और आंसर है? सबका ये आंसर, आरबीसी बड़ा है, डब्ल्यूबीसी छोटा है? ये गलत नो आंसर है सर, भाई, नो ठीक है। सर, डब्ल्यूबीसी बड़ा है सर। गुड, वेरी गुड। हाँ, अब तो बोलोगे ही भाई, ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा। डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है, ठीक है, आरबीसी छोटा होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी का, वो क्या होता है? आरबीसी। बात समझ आ रही नहीं? आरबीसी इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक। तो डब्ल्यूबीसी से छोटा है। सर लेकिन बुक में दिया हुआ कहीं पढ़े थे कि वाइट ब्लड सेल्स मतलब कि छोटा होता है रेड ब्लड सेल से। नहीं 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 नहीं, डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है भाई। सर पढ़े, अब पता नहीं अब। कहाँ पढ़ा था? मुझे फोटो सेंड करना उसकी। सर एसचन में भेज देते हैं, एक मिनट। भेजो। सर डब्ल्यूबीसी क्यों बड़ा होता है? डब्ल्यूबीसी साइज में बड़ा होता है भाई। साइज में बड़ा होता है, और सर नंबर में तो आरबीसी ज्यादा होते हैं। हाँ, आरबीसी जाहिर सी बात है नंबर में ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी नंबर में काफी कम है, अभी तो देखा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी नंबर में काफी यस कम है, यस आरबीसी सर, वो नंबर में कम होते हैं। अच्छा समझ बता गया। रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो वो नंबर है, साइज नहीं है, ठीक है। यहाँ साइज की बात हो रही है, ठीक है भाई। सर मोनोसाइट की वजह से बड़े होते हैं। कह सकते हैं हम, मोनोसाइट्स भी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और भी तरीके के इसके डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, वो भी बड़े होते हैं, खाली मोनोसाइट्स नहीं है, बाकी भी जो टाइप्स हैं उसमें भी काफी बड़े बड़े टाइप्स हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, क्या बात बता रहा था मैं? हाँ, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का हम क्या कह सकते हैं इन जनरल, क्या है? आरबीसी, ठीक। अगर हम डिस्टिंक्शन ना करें कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की, ठीक है, क्योंकि फिर वहां पे एक और टाइप का सेल आ जाता है। अगर हम ह्यूमन मेल्स की अगर बात करें तो ह्यूमन मेल्स में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो क्या होता है? बताएं भाई। हाँ, गुड, ठीक है, स्पर्म सेल ह्यूमन मेल्स में सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और इन जनरल अगर हम बात करें तो फिर वो क्या होगा? आरबीसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, a healthy adult human body contains approximately 1.3 gallons of blood, ठीक है। The total platelet count usually varies between 1,50,000 to 4,50,000 per microliter of blood, ठीक है। And a single drop of blood has lakhs of blood platelets, ठीक है। इतना याद रखना है कि प्लेटलेट्स का अमाउंट जो है वो किस में होता है? लैक्स में होता है, ठीक है। कितना? 1.5 लाख टू 4.5 lakhs। ब्लड इज अ बॉडीज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पहले ही बताया था। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? एक टिश्यू है,
ठीक है, ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। ये सब पढ़ेंगे हम टिश्यू में, ठीक है। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सर सारे ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? सारे ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं मतलब? हम्म, आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो में होता है। क्या पूछना चाह रहे हो? बात समझ आ रही भाई? तो ब्लड क्या है? इट इज अ टिश्यू, ठीक है। किस टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू भी कौन सा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा? Synovial fluid and vitreous humor. एग्जांपल्स बताएं। एग्जांपल बताएं बस। Skeletal joints. सॉरी, Skeletal joints मतलब synovial fluid. ठीक है। स्केलेटन हम कह सकते हैं, बोन्स इन जनरल, ठीक। बोन्स और Vitreous humor. विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर कनेक्टिव टिश्यू है। विट्रियस ह्यूमर, बोन्स आ जाते हैं और कार्टिलेज आ जाता है भाई। बोन्स और कार्टिलेज आ जाता है, ठीक है। ये भी दोनों क्या है? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। बट ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है भाई। अगला देखिए क्या है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। हमें पता है पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो करता है अंडर हाई प्रेशर एंड मेंटेन्स हेमोस्टैसिस, ठीक है। हेमोस्टैसिस क्या होता है? सर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन द बॉडी, मतलब बॉडी टेम्परेचर सर मेंटेन करता है जो। मेंटेन्स ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सर चेंज इन टेम्परेचर बॉडी सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। हाँ, इन जनरल एक क्या टर्म हम यूज करेंगे? बताएं भाई। मेंटेन्स बॉडीज फिजियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन कर फिजियोलॉजिकल स्टेट। बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है उसको मेंटेन करता है ब्लड, ठीक। कांस्टेंट ब्लड लॉस कैन रिजल्ट इन डेथ, ठीक है। अच्छा, ये पता होगा कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है। कार ड्राइविंग वगैरह में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो काफी बार क्या होता है कि वो कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। वो कॉन्शियस होते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी से ब्लड ज्यादा फ्लो हो जाता है, ठीक। ये माना जाता है कि लगभग अगर आपकी बॉडी से 11% ब्लड अगर फ्लो हो गया, ठीक, तो आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। 11%। और ब्लड होता कितना हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में ब्लड होता कितना? 600:1। 600 क्या? 5 to 6 liter. हाँ, 5 to 6 लीटर्स होता है, ठीक है। 5 to 6 लीटर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। इतना ब्लड होता है, ठीक है। तो इसका लगभग 10 to 11% ब्लड अगर बॉडी से फ्लो आउट हो गया तो फिर डेथ हो सकती है, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट्स वगैरह में क्या होता है कि जो फर्स्ट एड होती है वो क्या होती है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, आपको वो ब्लड फ्लो रोकना है, ठीक है। जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपको वो ब्लड फ्लो रोकना है। ट्रीटमेंट तो बाकी बाद में चलता रहेगा, बट ब्लड को फ्लो होने से रोकना है, ठीक है। तो कांस्टेंट ब्लड लॉस कैन रिजल्ट इन डेथ एंड हेंस वी नीड अ मैकेनिज्म टू काउंटरैक्ट ब्लड लॉस, ठीक है। और जैसे अभी हमने देखा कि कांस्टेंट ब्लड फ्लो अगर होता रहेगा तो फिर हमारी डेथ हो सकती है, और इसी को रोकने के लिए हमें एक मैकेनिज्म चाहिए जो ब्लड लॉस को रोके।
और यही मैकेनिज्म क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। यही मैकेनिज्म क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और इसी में हेल्प कौन करता है? हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, द मैकेनिज्म विद which helps the body to prevent blood loss is called hemostasis। ठीक है, तो ब्लड लॉस को जो प्रिवेंट करता है हमारा मैकेनिज्म, दैट इज hemostasis। फॉर hemostasis the body needs both platelets and a coagulation system। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं भाई, एक तो है hemostasis और एक है coagulation। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें क्या है? तो हेमोस्टासिस की अगर हम बात करें तो हेमोस्टासिस क्या है हमारा? जैसे अभी हमने बात करी, फिजियोलॉजिकल डिफेंस। फिजियोलॉजिकल डिफेंस, हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल डिफेंस। ठीक है, टुवर्ड्स डैमेज, कट, इंजरी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? हेमोस्टासिस। और कोगुलेशन क्या है? कोगुलेशन क्या है? कोगुलेशन का ही दूसरा नाम क्या है? क्लॉटिंग। कोगुलेशन का ही दूसरा नाम क्या है? क्लॉटिंग। ठीक है, कोगुलेट होना, इकट्ठा होना। ठीक है, ब्लड का इकट्ठा होना और फिर उसको सॉलिडिफाई होना, दैट इज क्लॉटिंग। Platelets are specialized blood cells which help in healing process. Under normal conditions, the blood is fluid in nature, but hemostasis leads to blood clots, solidification. ठीक है, next point क्या है? The physiological defense। ठीक है, ये हो गया। This physiological process helps in sealing the blood vessels, and this helps in healing blood platelets, blood proteins. Endothelium of blood vessels are mainly responsible for hemostasis. Coagulation is a physiological process through which blood clot is formed. The process of blood coagulation leads to prevention of bleeding। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, coagulation क्या है? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ठीक, होता कैसे है? ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे? ठीक है, तो होता क्या है कि जनरली हमारा क्या होता है, जो भी टिश्यू है, जो भी इंजर्ड टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, इसके इन डेप्थ तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट वो हमें स्टडी नहीं करने। जो मेन चीज है वो हमें स्टडी करनी है क्या? ये जो हमारा इंजर्ड टिश्यू होगा, ठीक है, जैसे कोई टिश्यू है, यहाँ पे इंजरी हो गई है, तो इससे एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज नोन एज थ्रोम्बिन। दैट इज नोन एज थ्रोम्बिन। ठीक, और थोड़ा सा और इससे पीछे देख लें तो एक और हार्मोन रिलीज होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, उसके बाद ये थ्रोम्बिन रिलीज होता है। ठीक, और थ्रोम्बिन नेसेसरी होता है, थ्रोम्बिन नेसेसरी होता है एक और हार्मोन, दैट इज नोन एज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, इसको एक्टिवेट करने में, क्योंकि फिब्रिनोजन जो है एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। ठीक, तो थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन को एक्टिव करता है इनटू फिब्रिन। फिब्रिनोजन एक्टिवेट होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू फिब्रिन। फिब्रिन क्या है? एक एक्टिव एंजाइम है। ठीक, तो थ्रोम्बिन इज नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। तो फिब्रिनोजन को ये कन्वर्ट करता है इनटू फिब्रिन। और फिब्रिन क्या करता है? फिब्रिन का काम होता है एक मेश टाइप का सब्सटेंस बना देना। मेश टाइप का सब्सटेंस बना देना। मेश क्या होता है? नेट। ठीक है, जैसे जाल टाइप का होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आरबीसी आते हैं और फिर वो इससे स्टक हो जाते हैं और यहाँ पे इकट्ठा होते होते एयर के कांटेक्ट में आके फिर सॉलिडिफाई हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो इसको क्या किया जा सकता है? इस प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर दें तो ये प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। इसीलिए देखा होगा, प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, कहीं पे भी कोई चोट लगती है, खून बह रहा होता है, तो वहां पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, पहले खून रोक देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किसका? ब्लड क्लॉटिंग का। तो इसी तरीके से यहाँ पे फिर क्या बन जाता है? ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जैसे अभी हमने देख लिया, अगर ये इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। और अगर ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही है तो फिर वो डेथ हो सकती है इंडिविजुअल की। ठीक है, अच्छा चलिए, ये चीज तो समझ में आ रही है क्योंकि आपको दिख जाती है, कोई चोट लगी, कहीं पे खून बह रहा है, ठीक है, तो वो दिख रहा है। बट कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में खाली एक्सटर्नल जो है वूंड नहीं होते, इंटरनल वूंड्स भी होते हैं। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? हमारी बॉडी में खाली एक्सटर्नल वूंड्स नहीं होते, इंटरनल वूंड्स भी होते हैं। कई बार हमारे इंटरनल बॉडी में भी ब्लड लॉस हो रहा होता है। ठीक है, इंटरनल बॉडी में भी ब्लड लॉस हो रहा होता है।
कहीं पे कोई कट लग गया या कुछ भी हो गया, कोई भी बॉडी पार्ट हमारा अंदर से डैमेज हो गया, वो हमें दिखेगा थोड़ी ना, तो वहां पे भी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो उसको भी वहां पे भी उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म है। ठीक, बट अब बात ये आती है कि एक डिजीज होती है, ठीक है, एक डिजीज होती है, बल्कि डिजीज क्या है, वो एक डिसऑर्डर है। ठीक है, एक डिसऑर्डर है वो, और वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग, ये जो पूरा प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर कहीं पे छोटी सी भी चोट लग गई तो ब्लड जो है वहां से फ्लो होता रहेगा। उस डिजीज का, उस डिसऑर्डर का नाम क्या है? Thalassemia. थैलेसीमिया, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है भाई। सर Sickle उसमें भी cell डेट, अगर anemia. उसमें डेट हो जाएगा तब आदमी। एड्स, एड्स नहीं, नहीं, हेमोफाइल, हेमोफाइल, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया, सर डिटेल में बताइए क्या होता है। हीमोफीलिया। ठीक, तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा हेरेडिटी इवोल्यूशन में। ठीक, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो है पास ऑन होते रहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये पास ऑन होते रहते हैं फर्दर आपके ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, ये ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि ये इनहेरिट होता है। ठीक है, ये हेरिडिटी में आता है। ठीक है, और किसी को अगर ये हेमोफीलिया हो गया तो फिर क्या होगा, उसकी बॉडी में फिर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो कहीं पे भी कोई भी वुंड हो गया तो वहां से ब्लड फ्लो होता रहेगा। ठीक है, और एक और खास बात क्या है कि हीमोफीलिया को ही हम क्या कहते हैं, एक नाम दिया गया है इसको, क्या कहते हैं इसको? Sickle cell anemia. रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज, कोई बता सकता है इसको रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? सर कोई बता क्योंकि ये सर ब्रिटिश की क्वीन को हुई थी सर, विक्टोरिया को। हाँ, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये उनकी फैमिली में ये हेरिडिटी है। ठीक है, तो उनकी फैमिली में ये डिजीज चलती है। ठीक है, फीमेल्स को होती है। ठीक है, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। चलिए सर आज, इसमें डेथ नहीं होती? नहीं, अब जब आपको पता है कि आपको एक डिजीज है तो जाहिर सी बात है उसको ट्रीट करने के लिए आप कुछ ना कुछ मेजर्स तो लेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि किसी कंट्री के अगर किंग या क्वीन को कोई डिजीज हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रिवेंशन लिया ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके आप मेजर्स ले सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के, लेकिन ट्रीटेबल नहीं है ये, क्योंकि ये जेनेटिक है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अभी तक जो हमने बात करी है वो क्या थे, हमारे ब्लड के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक पार्ट क्या है, ब्लड प्लाज्मा ब्लड सेल, कॉर्पस्कल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स, और दूसरा क्या है हमारा, Blood प्लाज्मा। plasma. ठीक है, तो ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या आ जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। ठीक है, सो प्लाज्मा क्या है, इट इज 90 to 92% ऑफ वाटर। ठीक है, और जो बच रहा है 6 to 8%, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। कैसे प्रोटीन्स? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन। ठीक, फिब्रिनोजन जिसका भी हमने पीछे डिस्कशन किया था। कंपेयर टू अदर ब्लड सेल्स, प्लाज्मा इज रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एंड अदर ब्लड सेल्स आर फ्रीली सस्पेंडेड विद इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, क्या है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। हमारे ब्लड का एक फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, constituents of blood plasma are: plasma contains fibrinogen, immunoglobulin, electrolytes and proteins. Blood plasma is the main medium for excretory product transportation. ठीक है, जो excretion होता है उसमें प्लाज्मा मेन है। Blood plasma has a density of approximately, ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा इज द मीडियम ऑफ द ब्लड इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एग्जिस्ट। ठीक है, प्लाज्मा नेसेसरी है ब्लड कॉर्पस्कल्स को फ्लो कराने के लिए। अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो फिर वो स्टक हो जाएंगे एक जगह पे। ठीक है, वहां पे क्लॉटिंग होने लगेगी। Blood plasma has a long shelf life, ठीक है, therefore it can be preserved for more than a year and can be used. ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? यहां पे मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे आप लोग कभी जाते हो ब्लड डोनेशन के लिए, ठीक है, ब्लड डोनेशन के लिए कितने लोग हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ब्लड डोनेशन किया है? बताएं भाई, ब्लड डोनेशन किस किसने किया है? अलमा खान, रेज हैंड्स।
रेहान फजल, गुड गुड, ठीक है। तो ब्लड डोनेशन में क्या होता है कि जब आपका ब्लड लिया जाता है, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा ब्लड किसी को जरूरी नहीं होता है देना, ठीक है। यस सर। किसी को रिक्वायरमेंट होती है आरबीसी की, किसी को रिक्वायरमेंट है खाली प्लेटलेट्स की, ठीक है, तो उसको वही चीजें खाली दी जाती हैं। तो इन चीजों को क्या किया जाता है, पहले सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, किसी ने ब्लड में कभी किसी ने किसी को प्लेटलेट्स डोनेट किए हैं? प्लेटलेट्स डोनेट किए हैं? कभी कोई ऐसा इंस्टेंस आया है लाइफ में कि प्लेटलेट्स आपको डोनेट करने पड़े किसी को? नो सर। प्लेटलेट्स डोनेट नहीं किए भाई। प्लेटलेट्स sir. डोनेट करना आसान काम नहीं होता, ठीक है, बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है, और बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो प्लेटलेट्स डोनेशन का, ठीक है। तो वही बताने का मकसद था कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी को प्लेटलेट्स चाहिए या आरबीसी चाहिए तो उसमें क्या होता है कि इन सब चीजों को सेग्रीगेट किया जाता है, ब्लड में से इन सब चीजों को सेपरेट किया जाता है। और कैसे सेपरेट किया जाता है, क्योंकि ब्लड में तो सब कुछ मिक्स्ड है, तो किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हम इन सब चीजों को सेपरेट कर सकते हैं ब्लड में से? ब्लड में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है क्या, आरबीसी या प्लेटलेट्स, ठीक है, या कुछ भी और एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, बताएं भाई, बताएं भाई। प्लाज्मा। सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन, ठीक है, सेंट्रिफिकेशन। और यही सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा आपकी वॉशिंग मशीन में, ठीक है, वॉशिंग मशीन में। जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपने रोप से कोई मास टाई कर दिया है, ठीक है, और ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस सेंटर पे, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। तो क्या होगा, इस पे दो फोर्सेस लगेंगे, इस पे दो फोर्सेस लग रहे होते हैं जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में है। वो कौन सा होता है, एक तो होता है सेंटर Centrifugal की and तरफ centripetal. सेंट्रिपिटल फोर्स, गुड वेरी गुड, सेंटर की तरफ होता है सेंट्रिपिटल और Centrifugal. ऑपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल यूज करके टेस्ट ट्यूब्स में आपको ब्लड डाला जाता है और सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें उसको रख दिया जाता है और फिर वो रोटेट होती है बहुत तेज स्पीड में। उससे क्या होता है, जो आपके ब्लड के कॉर्पस्कल्स हैं इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है, तो ये सब सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे जाके सेपरेट हो जाते हैं और फिर इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बात बताएं भाई, ब्लड किस तरीके का सॉल्यूशन है, ब्लड किस तरीके का सॉल्यूशन है, ब्लड किस तरीके, होमोजीनियस सर, कैसा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस है सर। The heterogeneous. हेट्रोजीनियस है, होमोजेनस हेट्रोजीनियस के अलावा कोई और कुछ बता सकता है? Mixture है। होमोजेनस, ये मिक्सचर है, अच्छा, मिक्सचर तो है ही, जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है ना भाई, Yes sir. तो मिक्सचर तो हो गई। कैसा मिक्सचर है, Heterogeneous. सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन कैसा है, कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा होगा, कौन से टाइप का सॉल्यूशन है ये? कोलाइडल सॉल्यूशन। वेरी गुड, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसीलिए इससे अगर आप लाइट को पास कराएंगे तो फिर क्या होगा, इट विल शो Scat. स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा ब्लड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारा हो गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। तो चलिए ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो इसमें हम साइज की अगर बात करें तो वीन्स की अगर हम बात करें तो वीन्स का साइज जो है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम आर्टरी का और सबसे कम कैपिलरी का। और हम यहाँ पे साइज जो है वो किस
किस चीज में मेजर कर रहे हैं? साइज हम किस चीज में मेजर कर रहे हैं? लेंथ। ल्यूमेन। कोई बताएगा ये ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन इज डायामीटर। डायामीटर। बायो में हम ल्यूमेन को क्या कहते हैं? डायामीटर को क्या कहते हैं? ल्यूमेन। ठीक। तो सबसे ज्यादा डायामीटर किसका होता है? वीन्स का, उससे कम आर्टरी का, और सबसे कम कैपिलरी का। ठीक है भाई? ठीक है और भाई? सर लेंथ में? नहीं, लेंथ को कैसे मेजर करोगे? लेंथ को कैसे मेजर करोगे? सारी वीन्स निकाल के थोड़ी ना मेजर करोगे। हम तो नो एक सर, ये सर लेंथ नहीं, मतलब सबसे लंबी कौन होती है फिर उससे? नहीं, वो वही तो बात है, वो कैसे मेजर करोगे? और वो तो तुम सारी आर्टरीज और सारी वेन्स को निकालो और फिर सबकी लेंथ टोटल करके फिर मेजर करो। तो ये तो कोई मेजरमेंट नहीं हो पाएगी ना। कैपिलरीज को कैसे मेजर करोगे? सबसे लंबी तो कैपिलरीज ही आ जाएंगी, हजारों कैपिलरीज होती हैं बॉडी में। ठीक है, तो हमें क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं भाई, हमें क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो ये आपकी वो जा रही है, तो हमें खाली क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा ल्यूमेन जो होता है, सबसे ज्यादा डायामीटर, ठीक है, वो किसका होता है? वीन्स का, उससे कम आर्टरी का, और सबसे कम कैपिलरीज का। ठीक। नेक्स्ट हम बात करें इनका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन एक बार समझ में आ जाए तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वेन का क्या सर काम सबसे होता है? ज्यादा वेन्स का होता है, उससे कम होता है सर आर्टरीज का। यस। वेन से कम आर्टरीज। ओके सर। ठीक है, और सबसे कम कैपिलरीज का होता है। ठीक। वेन्स की अगर हम बात करें, इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो वेन का काम क्या होता है? वेन का क्या काम होता है? वेन का क्या काम होता है? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम किसका होता है? वेन का होता है। आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम किसका होता है? आर्टरी का होता है। ठीक है, तो वेन की अगर हम बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वेन। ठीक। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। ठीक। और ये ब्लड जो है, ये बॉडी पार्ट से जा रहा होता है हार्ट तक। ठीक। तो इसलिए इसमें उतनी ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, नेसेसिटी नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी को चाहिए नहीं। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता जाता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है, जो प्रेशर होता है वीन में, इसीलिए कम होता है। वीन में जो प्रेशर होता है ब्लड का, ब्लड प्रेशर जो होता है वीन में, ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी, वो कम होता है वीन में। और आर्टरी में क्या होता है? आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, हार्ट पंप कर रहा है और आर्टरी में पंप हो रहा है, तो इसीलिए आर्टरीज में डायरेक्टली हार्ट से ब्लड आ रहा है, तो इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है भाई? अब आर्टरीज में क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए आपको जो वॉल्स हैं वो क्या चाहिए? थिक चाहिए। ठीक है, आपको जो वॉल्स चाहिए वो आर्टरी की वॉल्स क्या चाहिए? थिक चाहिए। अगर थिन वॉल्स होंगी तो क्या होगा? जैसे एक पाइप है। ठीक है, एक पाइप है, अगर उसमें वाटर का प्रेशर काफी ज्यादा आ रहा है, तो आपको ऐसा पाइप चाहिए जिसकी वॉल्स जो है वो थिक हो, थिक हो और इलास्टिक हो। और अगर वो टाइट होगा पाइप, ठीक है, उसकी वॉल्स थिक नहीं होंगी, तो क्या होगा? वाटर के प्रेशर से वो बर्स्ट हो जाएगा। इसीलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? आर्टरी की वॉल्स क्या होती हैं? ज्यादा इलास्टिक होती हैं, ज्यादा इलास्टिक होती हैं और ज्यादा थिक होती हैं। ज्यादा इलास्टिक होती हैं और ज्यादा थिक होती हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम वीन की बात करें तो वीन की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज अ ब्लड वेसल्स हैविंग अ थिक वॉल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आर्टरी की पहली बात। उसके बाद अगर हम वीन को देखें तो इट हैज थिन वॉल। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट क्या है? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अभी मैं बात कर ली कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो होता है, तो हार्ट से फ्लो हो रहा होगा, कहाँ पे? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। वीन की अगर हम बात करें तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो फिर ये बाकी पार्ट से हार्ट तक फ्लो करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वॉल्व की, ठीक है, तो वॉल्व क्या होता है? वॉल्व क्या है? एक हम कह सकते हैं डोर की तरह है। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड फ्लो को वापस आने में।
अब होता क्या है, वेन्स में जैसे अभी हमने बात करी कि ब्लड प्रेशर कम होता है, तो होता क्या है कि अगर कोई वेन नीचे से ब्लड ला रही है, हमारे फुट से अगर ब्लड आ रहा है, हमारे फुट से अगर ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो नीचे से ऊपर ब्लड आ रहा है, तो काफी चांसेस हैं कि वो ब्लड जो है वापस जा सकता है नीचे। अगर उसमें ब्लड प्रेशर कम है तो जाहिर सी बात है वो वापस नीचे जा सकता है। तो वो वापस Yes, नीचे sir. ना जाए, वो रिट्रीट ना हो, इसीलिए क्या होता है कि इसकी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार इसमें ब्लड ऊपर फ्लो कर गया, ठीक है, तो फिर ये बंद हो जाएगा, सॉरी उल्टा बना दी मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार ऊपर ब्लड फ्लो कर गया तो फिर वो वापस नीचे नहीं आएगा, वापस नीचे आएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं किसमें, वीन्स में। ठीक है, ताकि यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शनल फ्लो बना रहे। आर्टरीज में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक एक्सेप्शन है, अभी हम इसको पढ़ेंगे हार्ट में। उसके बाद वीन्स में क्या होता है, सारी वीन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, ये भी एक एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की। तो जैसे अभी हमने देखा कि मैंने बताया कि ल्यूमेन जो है वो वीन्स का ज्यादा होता है और आर्टरी का वीन, सॉरी ये मैंने नहीं बताया। तो ल्यूमेन जो है क्या होता है कि वीन का ल्यूमेन ज्यादा होता है, ल्यूमेन जो है वो वीन का ज्यादा होता है, और आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो कम होता है। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रही होगी, अगर कोई पाइप है, ठीक है, आपको पानी डाल लो किसी गार्डन में, ठीक है, वहां पे अगर आपको प्रेशर इंक्रीज करना है तो क्या करते हो, उसका जो ल्यूमेन है वो कम कर दोगे पाइप का, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वही सेम सी बात है कि आर्टरीज में क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है तो इसमें ल्यूमेन कम होता है, इसमें प्रेशर कम होता है तो ल्यूमेन इसमें ज्यादा होता है। अब हम आ जाते हैं कैपिलरी में। तो कैपिलरी बहुत ही पतली जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। इट इज वेरी नैरो ब्लड वेसल, इट हैज वेरी थिन सेल वॉल, बहुत पतली होती हैं, ऑलरेडी इसका ल्यूमेन बहुत कम होता है, और क्योंकि इतना कम ल्यूमेन होता है इसलिए इसकी वॉल्स भी बहुत थिन होती हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब थिन तो हमने समझ लिया थिन है, ठीक है, लेकिन इसका ल्यूमेन जो है कितना है, इसका ल्यूमेन कितना है जो हम अंदाजा लगा सकें कि इसकी वॉल्स कितनी थिन होती हैं। इसका ल्यूमेन कितना होता है, कोई बता सकता है, इसका डायमीटर कितना होता है कैपिलरीज का, कोई बता सकता है भाई, इसका ल्यूमेन कितना होता है, इट इज सिंगल सेल्ड थिक, इट इज सिंगल सेल्ड थिक। तो खाली एक टाइम पे एक ही सेल पास हो सकता है कैपिलरी में। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पतली होती हैं। इट फॉर्म्स अ नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी इन द लिविंग सेल्स, ठीक, कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स। ये हमेशा कहां होती हैं कैपिलरीज प्रेजेंट, जंक्शंस पे। इट डजंट हैव एनी वॉल्व, जरूरत ही नहीं है। एज द कैपिलरीज आर मच थिनर, ठीक है, तो आर्टरीज बिकम आर्टेरियोल्स, ठीक है, एंड द वेन बिकम्स वेन्यूल्स व्हेन दे नीड एक्सचेंज सब्सटेंसेस विद इन द सेल्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात बताई थी कल कि ऑर्गन अगर कोई है, ऑर्गन कोई है, तो ऑर्गन का जो जंक्शन होता है यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, और फिर उससे आर्टरीज या वीन्स कनेक्टेड होंगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, क्लियर है सब बात? Yes, sir. ठीक है, एक और Yes, बात sir. यहाँ पे समझ लें कि अगर कभी प्रेशर, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर कई बार क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं हम, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ब्लड ज्यादा फ्लो करने लगता है। अब कैपिलरी जैसे हमने देखा कि कैपिलरी में क्या होता है, सिंगल सेल थिक होती है कैपिलरी, ल्यूमेन उसका जो है वो खाली एक ही सेल, एक टाइम पे एक ही सेल पास कर सकता है। तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एक से ज्यादा सेल पास होंगे, कैपिलरी में से एक से नहीं ज्यादा सर, सेल बस्ट हो जाएगा सर, बस्ट हो हाँ जाएगा। गुड, ठीक है, तो एक से ज्यादा सेल पास होंगे तो क्या होंगी, कैपिलरीज बर्स्ट हो जाएंगी, कैपिलरीज क्या होंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बताओ भाई, बर्स्टिंग बता दी, आगे नहीं बता रहे। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हैमरेज। क्या कहते हैं, हैमरेज। ठीक है, नाम सुना होगा, ब्रेन हैमरेज। ये सब ब्रेन में कुछ हो यस जाता सर, है यस प्रॉब्लम। सर, यस ठीक सर, है, ब्रेन ये वही हेमरेज चीज सुना। है, ये वही चीज है। ठीक है, हैमरेज खाली ब्रेन का नहीं होता, किसी भी चीज का हो सकता है, आई हैमरेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेन हैमरेज जनरली लोगों को हो जाता है क्योंकि ब्रेन में बहुत ज्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है चीज क्या है, वो लिम्फ है। ठीक है, तो लिम्फ की अगर हम बात करें तो लिम्फ के बारे में मैंने बताया था, लिम्फ भी क्या है, एक लिम्फ भी क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और लिम्फ को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, क्या है, टिश्यू फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड, या फिर एक और इसको नाम दिया जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड,
या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। ये सारे नाम किसको दिए जाते हैं? लिम्फ को। ठीक है, अब लिम्फ का जरा हम काम समझ लें, होता क्या है कि लिम्फ क्या करता है। लिम्फ जैसे हमारे बॉडी में ये ब्लड वेसल्स वगैरह है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड में क्या प्रेजेंट है? डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई इन्फेक्शन अगर आ गया है, यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन अगर आ गया है, तो क्या होगा कि जब ये ब्लड फ्लो करेगा इससे, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, तो ये डब्ल्यूबीसी इस पे क्या करेंगे? इससे लड़ेंगे और इसको किल कर देंगे। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। बट होता क्या है कि हमारी बॉडी में खाली ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स के अलावा भी हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं। तो सपोज ये कोई टिश्यू है, ठीक है, सपोज ये कोई टिश्यू है और ये ब्लड में थोड़ी फ्लो कर रही है, ये कोई ब्लड वेसल में थोड़ी फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सपोज कभी कोई इन्फेक्शन जो है वो ब्लड वेसल में से क्रॉस करके हमारे टिश्यू में आ गया, यहाँ पे कोई क्या आ गया? यहाँ पे कोई क्या आ गया? इन्फेक्शन आ गया। तो क्या इसको कौन किल करेगा? डब्ल्यूबीसी तो यहाँ है नहीं, ब्लड तो यहाँ है नहीं, तो कौन किल करेगा? इसको किल करने के लिए प्रेजेंट होता है आपका क्या? लिम्फ। तो लिम्फ क्या करता है? लिम्फ क्या करता है? इसी टिश्यू में से फ्लो करता है, लिम्फ टिश्यूज में से फ्लो करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये सेल के बाहर टिश्यूज में फ्लो करता है। ठीक है, ये टिश्यूज में फ्लो करेगा, और ये क्या करेगा? फ्लो करके कि इसकी कुछ स्पेशलाइज्ड वेसल्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? लिम्फ वेसल्स। क्या कहते हैं इनको? लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो ये जो है लिम्फ वेसल्स में फ्लो करेगा, और लिम्फ वेसल्स में जब ये फ्लो करेगा तो क्या होगा कि लिम्फ वेसल्स में एक टाइम पे आके क्या होते हैं? लिम्फ वेसल्स में कुछ कुछ जगहों पे कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, इनको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स। इनको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स। तो जब ये लिम्फ जो है इन लिम्फ नोड्स से क्रॉस होता है, तो ये जितना इन्फेक्शन साथ में लेके आ रहा है, इन लिम्फ नोड्स में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, वो इन सबको किल कर देते हैं, और फिर यहाँ से लिम्फ जो है वो प्योर होके यहाँ से निकल जाता है, और फिर वापस से वो टिश्यूज में फ्लो करने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से लिम्फ हमको प्रोटेक्ट करता है जो टिश्यूज में इंफेक्शन प्रेजेंट है उससे। नाउ लिम्फ क्या है? पार्ट है, किसका पार्ट है? लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, स्प्लीन आ जाता है, बोन मैरो आ जाता है, और थाइमस आ जाता है। ये कुछ ऑर्गन्स है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के हैं। ठीक है, और इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की बात नहीं है। ठीक है, इट कंटेन्स क्या होता है? इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी मैंने बात करी कि ये इसमें क्या करता है, ये भी इन्फेक्शन को ही किल करने का काम कर रहा है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, और कौन से? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। आरबीसी और प्लेटलेट्स इसमें नहीं होते। ठीक है, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन इट। इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है फ्लो होने का वो क्या है? टिश्यू से हार्ट तक ये फ्लो होता है, टिश्यू से लेके हार्ट तक ये फ्लो होता है। ठीक है, और फंक्शंस मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, एक तो इसका फंक्शन होता है क्या, जो अभी आपने देखा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, तो हमको जो टिश्यूज में इंफेक्शन है उससे ये प्रिवेंट करता है। और इसका एक और फंक्शन होता है जो हमने पढ़ा था कि ये काइलोमाइक्रॉन्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, कल सर परसों जो इनका हमने कोई पढ़ा कलर था। भी होता है क्या? कोई कलर भी होता है क्या? ठीक है, बताओ भाई क्या कलर होगा? क्या कलर होगा? सर कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और प्लाज्मा का क्या कलर होगा? प्लाज्मा रेड। प्लाज्मा रेड होता है। चलो ये होमवर्क समझ लो, इन दोनों के कलर पता करके लाओ। प्लाज्मा, प्लाज्मा और लिम्फ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्लाज्मा और लिम्फ, इन दोनों के कलर आप पता करो। लिम का तो पता अच्छा, है मैंने सर, एक और कलरलेस होता है। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था, मैंने कहा था घर पे पता करके लाइएगा होमवर्क में। याद नहीं आ रहा मुझे मैंने क्या पूछा था। सर येलो होता है सर सर प्लाज्मा का लाइकेन कलर। के बारे में कुछ। हाँ मैंने शायद ये पूछा था, हाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक और किस चीज का होता है ये पूछा था मैंने, एक और एग्जाम्पल पूछा था मैंने लाइकेन के अलावा, है ना? बताया नहीं भी किसी ने? प्लाज्मा को तो आई थिंक येलो होता है। सर अच्छा, प्लाज्मा का लिम्फ? येलो होता है और सर उसका व्हाइट होता है, लिम्फ का। प्लाज्मा का येलो होता है ना। लिम चलो का कलरलेस होता है। बताओ भाई, कंफर्म कलरलेस करके बताना। लाइकेन, लाइकेन का एक और एग्जाम्पल किसी ने ढूंढा था? लाइकेन का एक और एग्जाम्पल ढूंढा था किसी ने भाई? यस सर। बताओ बताओ।
क्या ढूंढा था? फंजाई क्या ढूंढा था? सर, एंड्स और फंजाई के बीच में था कुछ। एंड्स और फंजाई के बीच में पता नहीं कौन से डाइवर्सिटी में चले गए भाई। एंड्स और फंजाई में कहाँ, कौन सा एसोसिएशन देख लिया? राइजोबियम का एसोसिएशन होता है भाई, राइजोबियम। उस दिन कोई बता भी रहा था, राइजोबियम। ठीक है, ठीक है भाई, राइजोबियम का एसोसिएशन होता है, किसके साथ होता है? सर पल्स प्लांट। हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ होता है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। चलिए भाई आगे चलते हैं, हार्ट को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? हार्ट आ जाता है। ठीक है, हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट हमारा क्या है? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, और ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अगर हम इसका सिंपल डायग्राम एक बनाएं, अगर हम इसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाएं, ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ऊपर के चेम्बर्स को हम क्या कहते हैं? एट्रिया, एट्रिया। और नीचे के चेम्बर्स को हम क्या कहते हैं? वेन्स। हाँ, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? लेफ्ट है राइट है? सर राइट। ये राइट है, ये लेफ्ट। लेफ्ट है, लेफ्ट है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। इसमें ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड ला रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं जो यहाँ से ले जा रही हैं ब्लड। ठीक, अच्छा एक बात यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात समझ लें, अगर हार्ट में ब्लड आ रहा है तो वो किससे आ रहा होगा? लंग्स। नहीं, कौन सी ब्लड Pulmonary वेसल से आ रहा artery. होगा? कौन सी ब्लड वेसल से आ रहा होगा? सर आर्टरी। वेन से, Pulmonary artery. वेन। वीन से। आर्टरी से ब्लड नहीं आता हार्ट में, वीन से आता है। अगर ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से तो वो किससे हो रहा होगा? आर्टरी से हो रहा होगा। आर्टरी से। ठीक, तो ये जो दो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है? आर्टरीज हैं, और ये क्या है? वीन्स हैं। ठीक, चलिए हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं, इस पार्ट का पहले। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड आ रहा है? सर सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी पार्ट से आ रहा है कहाँ सर से? जो। ठीक है, बॉडी पार्ट से हमारा कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहां से? बॉडी पार्ट बॉडी से। पार्ट। ठीक है, और ये बॉडी पार्ट से जो ब्लड वेसल्स ला रही हैं ब्लड, वो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? सर लेफ्ट वेंट्रिकल। सर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, फिर बॉडी पार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा है हार्ट में? यस सर। हार्ट में आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है? Vein क्या किस बता रहे हो भाई? through आ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हम एक सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 चेम्बर हो गए, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया कौन सा हो गया? Right atrium. राइट सर एट्रियम। राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स ब्लड ला रही हैं वो कौन सी हैं? पल्मोनरी Vena वेन। cava. हाँ गुड, ठीक है, किसने बताया? सर मैंने। Amna. गुड, आमना ने बताया। ठीक है, तो देखें भाई यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे ब्लड लाती हैं और सारे बॉडी पार्ट से लाती हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे? यहाँ पे 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, देखिए भाई। एक तो होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा।
और एक होती है इंफीरियर वीना कावा, और एक और ब्लड वेसल होती है, कौन बताएगा? एक और ब्लड वेसल Aorta. एओर्टा, नहीं नहीं नहीं, एक और ब्लड वेसल होती है, कौन सी होती है? एक और Coronary ब्लड, sinus. कोरोनरी साइनस, गुड, कोरोनरी, कोरोनरी साइनस, ये किसने बताया? Thyra. दायरा, कोरोनरी साइनस, ठीक है। अरे कौन सी क्लास में, हाई स्कूल में? No, second. हाँ मतलब हाई स्कूल 10th ही होता है भाई। बाप रे, इतनी नॉलेज। कोरोनरी साइनस, ठीक है। देखें भाई, सुपीरियर वीना कावा कौन सी ब्लड वेसल है जो आपके नेक से ऊपर रीजन से ब्लड लाती है, ये वो सुपीरियर वीना कावा है। इंफीरियर वीना कावा जो आपके नेक से नीचे रीजन से जो ब्लड लाती है वो क्या है? इंफीरियर वीना कावा। और कोरोनरी साइनस का क्या काम होता है कि ये जो आपका हार्ट होता है, हार्ट भी तो आपका ऑक्सीजन यूज कर रहा है, हार्ट भी तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? कोरोनरी साइनस के थ्रू, ठीक। तो ये सब ब्लड आपका आता है किसमें? राइट एट्रियम में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि इनमें से, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट वीन इन आवर बॉडी, ठीक है, ये क्या है? वीन ही है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली बताना है क्या? वीना कावा, ठीक है। और वीना कावा में भी आपका क्या आ जाता है? इंफीरियर वीना कावा है जो कि सबसे बड़ी होती है, बट आप सिंपली कह सकते हैं वीना कावा, ठीक। वीना कावा आप कह सकते हैं डायरेक्टली, इट इज द लार्जेस्ट वीन इन आवर बॉडी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। और ये सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली ये किसमें चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पे कुछ भी इसमें बीच में कोई हार्मोन नहीं है, कोई सिक्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली सिंपली यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो यहाँ पे पंपिंग होती है। अब पंप होगा हार्ट, हार्ट जैसी पंप होगा तो ये सारा ब्लड कहाँ जाएगा? ये सारा ब्लड अब कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है, और Lungs. ये कहाँ जाना है? ऑक्सीजनेट होना है। तो ये किसके पास जाएगा? लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? टू लंग्स, ठीक है, लंग्स में जाएगा। और क्योंकि ये बाहर आ रहा है तो ये किसके थ्रू आता है? आर्टरीज के थ्रू आता है, आर्टरीज, यस। आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। और याद रखें, अगर कोई भी चीज लंग से एसोसिएटेड है तो उसमें नाम आएगा पल्मोनरी। तो ये कौन सी आर्टरीज होती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज, गुड। चलिए अब ये ब्लड आ रहा है कहाँ पे? लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा। वहां से लंग्स में से ब्लड आ रहा है कहाँ पे? फ्रॉम लंग्स। ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम लंग्स, ठीक है। तो ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये ब्लड आ रहा है तो मतलब वेन से आ रहा है, वेन से आ रहा है, क्लियर है भाई। और लंग से क्योंकि आ रहा है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिससे डायरेक्टली ये ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। कोई यहाँ पे मिक्सिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल ब्लड का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अगेन ये ब्लड यहाँ पे अगेन हार्ट में पंपिंग होगी, और ये जो पंपिंग है इसकी वजह से ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? सारे बॉडी पार्ट्स में, सारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। सर हार्ट मेम्ब्रेन क्या होगा? सॉरी, हार्ट मेम्ब्रेन? हार्ट मेम्ब्रेन? कौन सी सर हार्ट मेम्ब्रेन? मसल्स होती हैं, प्रेसिडियम। कार्डियक मसल्स होती हैं, क्या पूछना चाह रहे हो मतलब? सर प्रेसिडियम तो हार्ट मेम्ब्रेन हुआ ना? प्रेसिडियम पूछना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं सर। चलो क्वेश्चंस कुछ हो तो जेन्युइन क्वेश्चंस हो रखो उनको, थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पूछा करो, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपका यहाँ पे हार्ट पंप होगा, ठीक है, हार्ट पंप हुआ, उसके बाद क्या चला जाएगा? आपका सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स में, ठीक। और ये कैसा ब्लड गया है बॉडी पार्ट्स में? ऑक्सीजनेटेड। और ये हमारी क्या है? आर्टरीज है, ठीक है, आर्टरीज है। क्योंकि यहाँ पे ब्लड हार्ट से जा रहा है बाहर तो ये आर्टरी होगी। और इस आर्टरी का नाम क्या है? इस आर्टरी का नाम क्या होता है? एओर्टा, Aorta. एओर्टा, ठीक। एंड दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, ठीक। तो ये यहाँ पे याद रखना है भाई कि ये जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है आपकी एओर्टा, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। और ये जो आपकी वीन है, वीना कावा, इट इज द लार्जेस्ट वीन, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, इट इज द लार्जेस्ट वीन, क्लियर है भाई। अब एक और यहाँ पे चीज याद करने वाली क्या है
कि ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी का काम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए ये भी एक क्या है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस याद करने हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें पल्मोनरी वीन, तो पल्मोनरी वीन का हमने काम पढ़ा था, वीन का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड, तो इसलिए ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, ठीक है, पल्मोनरी वीन। तो ये सारी बात हो गई आपकी क्या, हार्ट की, ठीक है। इन दोनों में डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, ठीक है, सेप्टम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हाँ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ट्राइकस्पिड, ठीक है, और बाइकस्पिड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कस्पिड, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, इनमें कस्प प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इनके वॉल्स होते हैं, ठीक है भाई। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं ये। तो यहां पे हमारी बात हो गई हार्ट के फंक्शनिंग की, ठीक है भाई, बात समझ में आई भाई? चलिए देख लेते हैं आगे। सिंस वेंट्रिकल्स पंप ब्लड, ठीक है, तो ये हमारी सारी बात हो गई थी, चलिए, तो ये सारी हमने बात कर ली थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, ये चीज रह गई थी। तो क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कि ये तो हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, और इसमें अगर आप सर्कुलेशन को देखें, अगर यहाँ पे आप सर्कुलेशन को देखें तो क्या हो रहा है कि एक साइड से यहाँ पे ब्लड जो निकल रहा है ये कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में, और यहाँ ब्लड कहाँ से आ रहा है, यहाँ ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी पार्ट से आ रहा है। बॉडी पार्ट से आ रहा है। तो ये जो ब्लड गया है बॉडी पार्ट्स में और यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, ये इन दोनों में क्या एक लिंकेज है, यस सर, लिंक है इन दोनों में। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से जो ब्लड निकला है ये कहाँ गया है, लंग्स में, यस सर, और यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है कहाँ से आ रहा है, लंग से। लंग से। तो इसी तरीके से इन दोनों में भी क्या है, एक लिंकेज, लिंकेज है, ठीक। तो एक हमारे हार्ट में अगर आप देखें तो एक सर्कुलेशन जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में, और एक सर्कुलेशन किसके बीच में हो रहा है, हार्ट और लंग्स लंग्स के बीच में। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी में किस तरीके का सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन। डबल डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, डबल सर्कुलेशन। तो ये आप वही डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है डबल सर्कुलेशन बता रहा है, यहाँ पे ये हार्ट है, ठीक है, और ये लंग्स हैं, और ये क्या है, सब बॉडी, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी पार्ट्स में चल रहा है और एक सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स में चल रहा है, ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, वर्किंग ऑफ हार्ट हमने पढ़ लिया है, लिम्फ के बारे में हमने पढ़ लिया है, उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ ठीक है, तो ये अलग अलग मैमल्स के हार्ट को अगर हम देख लें थोड़ा सा, ठीक है, तो अलग अलग मैमल्स के अलग अलग हार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैमल्स में बात करें, बर्ड्स की अगर हम बात करें, मैमल्स एंड बर्ड्स की अगर हम बात करें, दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, एंड द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। जैसे अभी मैंने दिखाया था, हमारे हार्ट में क्या होता है, बीच में डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो डिवीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इससे क्या होता है, कहाँ गया, ये जो डिवीजन हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये जो सेप्टम प्रेजेंट है, इससे क्या होता है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मिक्सिंग नहीं होती इन दोनों में, ये मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, ये मिक्सिंग नहीं होती। और ये मिक्सिंग ना होने का फायदा क्या है, कि मिक्सिंग ना होने का फायदा क्या है कि हमें रिचली सप्लाइड ब्लड मिलता है, ठीक है, रिचली सप्लाइड ब्लड मिलता है, ऑक्सीजन में जो रिच होता है, ठीक है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। So this prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood and provides efficient supply of oxygen. This is necessary because they need more oxygen, more energy to maintain their body temperatures. Amphibians और reptiles की अगर हम बात करें, they have 3-chambered heart. They have 3-chambered heart and allows some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. यहाँ पे mixing होती है, इसीलिए इनका body temperature जो है maintain नहीं हो पाता. Their body temperature is the same as the temperature of the surrounding. ठीक है, तो इनके बॉडी टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स,
ठीक है, और इसीलिए इनका फिशेस का जो ब्रीदिंग रेट है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में होती है वो काफी कम होती है, इसीलिए इनका ब्रीदिंग रेट जो है वो काफी फास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? दो टिश्यूज के थ्रू होता है, दो टिश्यूज के थ्रू होता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे बस मोटी मोटी बात करनी है, क्योंकि इन डेप्थ बात कहाँ पे होगी? टिश्यूज में होगी। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगर हम बात करें भाई, तो जाइलम क्या काम करता है? जाइलम कैसे वाटर कैरी करता है सर, गुड, वेरी गुड, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम क्या काम करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, गुड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? रूट्स टू शूट, रूट्स टू शूट, रूट्स टू शूट, यूनिडायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम में? फ्लोएम में सर शूट टू रूट सर बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल होता है और जाइलम में खाली यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, क्योंकि जाइलम में जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो रूट से हो रहा है और वो शूट तक जाता है, टिप तक। फ्लोएम में जो फूड बन रहा है वो अलग अलग जगहों पे लीव्स में बन रहा है और फिर वो सारी जगह पे जाना है, नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, एक और बात बताओ कि जो इन दोनों में जो ट्रांसपोर्टेशन है, इन दोनों में से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जो एक्टिव है और जो पैसिव है? कौन सा ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव है, कौन सा पैसिव है? सर जाइलम सर ट्रांसपोर्ट पैसिव है और सर एक्टिव है सर वो फूड वाला। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? पैसिव प्रोसेस है, पैसिव है, पैसिव, एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक्टिव है। क्यों? क्योंकि फ्लोएम में एनर्जी खर्च होती है फूड को ऊपर नीचे पहुंचाने में, टारगेट लोकेशन पे पहुंचाने में। जाइलम में एनर्जी खर्च नहीं होती। जाइलम और फ्लोएम का अब हम जाइलम में ये देख लें कि हम वाटर जो है एब्जॉर्ब कैसे होता है, क्यों एनर्जी खर्च नहीं होती? क्योंकि जाइलम में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का वो किस तरीके से होता है? होता क्या है कि जो हमारी लीव्स हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, जो हमारी लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स में क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। ठीक है, वाटर का इवेपोरेशन होता है। और जब लीव से वाटर का इवेपोरेशन होगा, अगर ये सपोज लीव का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, स्टोमेटा, इनसे अगर वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है तो क्या होता है कि जो वाटर इवेपोरेट हो गया वहां पे उसकी स्पेस क्रिएट हो गई लीफ में। अब उस स्पेस को फिल करने के लिए पीछे वाला मॉलिक्यूल आगे आ जाता है, उसके पीछे वाला फिर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर जो है वो क्या होता है? वाटर में देखा होगा एक एडेसिव पावर होती है। ठीक है, एक एडेसिव पावर, वाटर के मॉलिक्यूल जो चिपकते रहते हैं एक दूसरे से, तो एडेसिव पावर की वजह से वो आगे आगे आता रहता है वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी वजह से क्या होता है? सक्शन क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम, क्योंकि एक स्पेस क्रिएट हो रही है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। और वैक्यूम में पावर बहुत ज्यादा होती है, तो वो इतनी पावर होती है कि काफी बार देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी काफी हाइट होती है, 10s ऑफ मीटर की हाइट होती है पेड़ों की, लेकिन उन्हें कोई पंप नहीं चाहिए वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतने ज्यादा पावर होती है उस सेक्शन में कि वो सारा वाटर जो है नीचे से ऊपर आ जाता है, और ये सब पैसिवली होता है। ठीक है, ये सब पैसिवली होता है, तो इसमें कोई भी एनर्जी का खर्च नहीं होता। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है जहां पे इवेपोरेशन होता है वाटर का लीफ से, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, गुड। ठीक है, तो जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है वो किस प्रोसेस के जरिए होता है? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और सक्शन प्रेशर जो क्रिएट होता है इसकी वजह से, सक्शन प्रेशर। ठीक है, दोनों की वजह से। सर इसको रूट प्रेशर भी कहते हैं। रूट प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, रूट प्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि रूट प्रेशर बेसिकली इसको नहीं कहेंगे, रूट प्रेशर थोड़ा अलग हो जाएगा। रूट प्रेशर सिर्फ रूट की बात हो रही है, रूट में जो अंदर और बाहर जो प्रेशर डिफरेंसेस है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, बट कह सकते हैं क्योंकि सक्शन वहां पे भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जो फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। गुड, वेरी गुड, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ठीक, सो ट्रांसलोकेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है और बाकी ट्रांसपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये फ्लोएम की बात हो गई।
ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है? हमारे बॉडी से बस जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट प्रोडक्ट्स produced during metabolic activity is removed from the body. In unicellular organism, waste products are removed from the cells in the surroundings by diffusion. वहां पे क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सक्रीशन होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वेस्ट रिमूवल के लिए। सो ह्यूमन बीइंग्स के अगर एक्सक्रीशन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें क्या क्या आ जाता है? पेयर ऑफ किडनीज, किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, न्यूरॉन्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं किसमें? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स को ही हम क्या कह देते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ, न्यूरॉन, क्या बोला? सॉरी सर, किडनी। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कह सकते हैं या किडनी कह सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जहां पे हमारे पास ये हमारी क्या होती है? पेयर ऑफ किडनीज हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ, किडनी से कोई चीज एसोसिएटेड होगी तो याद रखना उसमें क्या वर्ड आ जाएगा? एड्रेनल, सॉरी रीनल आ जाएगा, रीनल आ जाएगा। ठीक है, किडनी से कोई चीज एसोसिएटेड हो जाएगी तो उसमें वर्ड क्या आ जाएगा? रीनल। जैसे लंग से कोई चीज एसोसिएटेड हो उसमें क्या नाम आ जाता है? पल्मोनरी। पल्मोनरी। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर एसोसिएटेड होता है, देखो ये दिख रहा होगा, ये ग्लैंड, इसी को हम क्या कहते हैं? एड्रेनल ग्लैंड होता है। ठीक है, एड्रेनल, एम यहाँ पे आ गया है, एन होता है, एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड ही क्या सेक्रेट करता है? पैनक्रियाज। है? कॉर्टिसोल। क्या बोल रहे हो भाई? एड्रेनल ग्लैंड पैनक्रियास सेक्रेट करेगा? नो सर, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन सेक्रेट करता है। ठीक है, कॉर्टिसोल भी तो रिलीज कर। कार्टिस क्या? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, यस सर। उस पे आएंगे बाद में। ठीक है, अभी एड्रेनल ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड बस क्या, मैंने एक बात पूछी है कि एड्रेनल ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? एड्रेनलिन सेक्रेट करता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे? नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा, दैट इज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसमें एनिमल हार्मोन में उसको और पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इसको हम देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका पाथवे होता है वो क्या होता है कि ये आपको पता होगा यहाँ पे क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अंदर एक कॉइल्ड कनेक्शन बनाती हैं, इस तरीके से बहुत कॉइल्ड होती हैं। ठीक है, तो ये एक कैप्सूल टाइप का फॉर्म करता है ये। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स आ रही हैं और यहाँ पे कॉइल्ड हो रही हैं और फिर ये ऐसे निकल जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है और यहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन से जितना वेस्ट मटेरियल है वो इसमें आ जाता है, ग्लोमेरुलस में, या फिर इसको क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है भाई, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से इसमें आ जाता है और फिर देन ये इसमें फ्लो होता है। और यहाँ पे आपको देखेगा, यहाँ पे क्या है? ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या फिर इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल क्यूमुलेटिव ट्यूब्यूल, पीसीटी, पीसीटी। ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखेगा कि ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो ट्यूब है ये नीचे की तरफ जा रहा है और फिर ये यहाँ पे घूम के ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये वेस्ट मटेरियल पूरा इसमें से ट्रांसपोर्ट होता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। और ये लूप ऑफ हेनले दो तरीके का होता है। जब ये नीचे जा रहा होता है, ठीक है, तो नीचे जा रहा होता है एक, और फिर ऊपर आ रहा होता है। तो नीचे जाते वक्त हम इसको क्या कहते हैं? नीचे जाते वक्त हम इसको क्या कहते हैं? डीसीटी। नहीं, लूप ऑफ हेनले की बात कर रहा हूँ। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक, और उसके बाद में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है? अगेन जो यहाँ पे कॉइलिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है? अगेन डीसीटी। ठीक है, दैट इज डिस्टल क्यूमुलेटिव ट्यूब्यूल। ठीक, उसके बाद ये सारा वेस्ट मटेरियल क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, और फिर यहाँ से फिर वो आगे एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा डेटा है नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल containing bundle of capillaries called glomerulus. ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल
leads into a tubular structure which joins into collecting duct. Renal artery brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid. ठीक है, तो जो बॉडी में हमारे वेस्ट जनरेट होते हैं वो सब क्या होते हैं, अमोनिया से रिलेटेड वेस्ट होते हैं। ठीक है, अमोनिया के अलग अलग वेस्ट होते हैं, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। तो इसमें जितना हम वाटर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है वो क्या होता है, यूरिन होता है। ठीक है, और यूरिन क्या है, यूरिया का मिक्सचर किसके साथ, वाटर के साथ, दैट इज कॉल्ड यूरिन। और ये जो प्रोसेस होता है यूरिन का एक्सक्रीट आउट होना बॉडी से, इसी को हम क्या कहते हैं, Excretory system. मिक्चुरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, यूरिन का हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ठीक है, इट फिल्टर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर एंड सॉल्ट्स व्हिच passes through the reticular structure into collecting duct। ठीक है, द वेस्ट देन passes through the ureters into the ureters में जाता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन आउट टू द यूरेथ्रा एज यूरिन। द यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, ये सब क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स के अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, एक तो होता है आपका गैसियस वेस्ट, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है स्टोमाटा से, एक्सेस वाटर इज रिमूव थ्रू स्टोमाटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, जैसा भी हमने देख लिया था। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द लीव्स, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको स्टोर कर दिया जाता है कुछ प्लांट के पार्ट्स में, लीव्स वगैरह में या कुछ और बर्ड्स वगैरह में स्टोर कर दिया जाता है, रेजिन्स वगैरह स्टोर कर दिए जाते हैं, और फिर वो लीफ पूरी जो है, वो पूरी की पूरी लीफ जो है वो डीजनरेट कर दी जाती है। ठीक है, into the leaves and then removed when leaves dry and fall off. Some waste products are stored in vacuoles. Some waste products like gums, raisins are stored in old xylem. ठीक है, some waste products are removed through roots. ठीक, तो ये आपका हो गया O2 भी ना सर, सॉरी, O2 भी होगा ना, यूजफुल वेस्ट। हाँ ये है तो O2, ये है तो O2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन जो है वो किस टाइम पे वेस्ट होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो क्या है, एक वेस्ट है ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, तो क्योंकि वो ऑक्सीजन को यूज थोड़ी हो रहा है प्लांट में, ठीक है, वो तो रिलीज हो रहा है, एक बाय प्रोडक्ट है, जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, फूड यूज हो रहा है, ग्लूकोज यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात होगी। अब इसके बाद जो है थोड़ी सी एक बात करनी है, ठीक है, किसकी, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस की होती है बात। ठीक है, सॉल्यूशंस की बात होती है। ठीक है, वैसे ये चीज हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वहीं पे इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक सेम टॉपिक आपको दोबारा आना है सेल्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसको सेल्स में ही कवर अप कर लेंगे। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो किसी को तो बताइए, जो आज चैप्टर पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइए, बताएं भाई, कोई डाउट है सर किसी को? यूरिनेशन और मिचुरेशन सेम होता है, क्या होता है, यूरिनेशन और मिचुरेशन सेम होता है। बायोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो मिक्सचरेशन ही है। ओके ठीक है, बायोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो मिक्सचरेशन ही है। और पूछेंगे, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट Yes, sir. आपका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, दैट विल बी, कौन सा होगा, क्या नाम बताया था, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ना नेक्स्ट, या कोई और सा है, Yes, sir. Control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो तो मुझे पता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैं पूछना चाह रहा हूँ, वही पढ़ना है, कुछ और से पढ़ना है? रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी नहीं हुआ है सर कंप्लीट। रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है, चलिए रिप्रोडक्शन कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास तो सर लेंथी चैप्टर है इसीलिए बोले। में। ठीक है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, तो फिर क्लास एंड कर रहे हैं। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम।